For more online courses, download Vedasri Learning app. हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, इस क्लास में बात करने वाले हैं रोले एंड मीन वैल्यू थ्योरम की। तो गाइज रोले एंड मीन वैल्यू थ्योरम को समझने से पहले आज हम थोड़ा सा जानेंगे स्लोप के बारे में। इसको स्लोप बोलो आप या बोलो ढाल, राइट। जैसे घरों में जनरली क्या होता है कि जब रोड मतलब मकान पूरा बन जाता है तो बाहर जो आपका एंट्रेंस होता है वहाँ पे स्लोप आपने बहुत देखे होंगे, मतलब एक ढलान सा बाहर को होता है, कुछ स्टेप्स भी बने होते हैं बिल्कुल एग्जिट, मतलब जो एंट्रेंस ऑफ गेट, मतलब जो आपका मकान बना है उसके एंट्रेंस पे आपने देखा होगा, या पुराने टाइम में लोग ज़्यादा ढाल इसका बनाते थे। तो ये मैं उसी ढाल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लाइन बना के दिखाऊँ आपको, तो जैसे ये लाइन आपको दिख रही है, तो इस लाइन का ढाल कितना है। ढाल मतलब ये जो एंगल बनेगा, यानी जो आप ये देख रहे हो ये एंगल, ये या कुछ इस टाइप की लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये देख रहे हो ये एंगल, मतलब इसका ढाल कितना है ये आपको बताना है। तो ढाल एक्चुअल में होगा क्या, जैसे आप एक्स एक्सिस की यहाँ पे बात करो तो एक्स एक्सिस की जैसे ये लाइन है, लाइन का एक ढाल है, मतलब तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन है वो ढाल में होगी, राइट। अब एक तिरछी लाइन है इसका ढाल होगा, तो ढाल होता क्या एक्चुअली, जो आपका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। एंटी आपको एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस एंगल का, जो आपका एंगल बन रहा होगा, जो लाइन पे जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका टेंजेंट ये होता है ढाल। इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इसको ऐसे मत लगाइए, ये आपका है ढाल, ठीक है। अब ये m इज इक्वल्स टू टेन थीटा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल कम बन रहा है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा बन रहा है, और जो आपको एंगल लेना है वो लेना है एक्स एक्सिस से ही है, और किस डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। आप इस एंगल से ढाल नहीं बता सकते, ये भी तो आपका एंगल बन रहा है। अगर मैं इसको एक एंगल बोल दूँ, यहाँ पे एल्फा बोल दूँ, तो है होने को ये भी एक एंगल है, बट इस एंगल से आपको ढाल नहीं पता लगता। ढाल पता करने के लिए आपको कौन सा एंगल लेना पड़ता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल ही आपको क्या बताता है, ढाल के बारे में बताता है। तो ऐसे यहाँ पे m कितना हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए जो कि बहुत काम की है आपके लिए, अगर थीटा, जैसे आपको पता है m किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है, तो अगर आपका थीटा 0 डिग्री से बड़ा हुआ और 90 डिग्री से छोटा हुआ, यानी ये वाला जो एंगल है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा, तो उस केस में जो टेन थीटा आता है निकल के, टेन थीटा की वैल्यू निकल के आती है पॉजिटिव, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में। तो टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा है, तो आप कहेंगे इस लाइन का ढाल, यानी इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं आपको एक्स वाई एक्सिस में अगर ऐसी लाइन आपको दे दूं और आपसे बोलूं कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, नहीं स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आप सीधे दिमाग लगाएंगे और कहेंगे कि ये जो एंगल बनेगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, और ये जो एंगल है वो एक्यूट है, यानी कि 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मैं कुछ ऐसी लाइन आपको बना के दे दूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल बनाएंगे और देख रहे हैं आप ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है। तो इस केस में जो आपका ढाल होता है, तो इस कंडीशन में जो आपका ढाल होता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि इस केस में जो टेन थीटा आप सॉल्व करेंगे वो नेगेटिव के इक्वल आता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है। इसमें जो टेन थीटा निकल के आते हैं वो नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है, तो आप बोलेंगे ऐसी लाइन्स के जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये तो हो गई बहुत सिंपल सी बात। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं जो कि बहुत काम की है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे चलो मैं थोड़ा इसको इरेज ही कर देता हूँ, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत काम की है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ों से रिलेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक चीज़ों से रिलेट कर पाएँ चीज़ों को, तो कहानी काफ़ी आसान सी हो जाती है और चीज़ें बहुत ही ईजी वे में समझ में आने लगती हैं। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने लाइन बनाई है, अब मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन ले लीजिए, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में समझेंगे इसको, ये लाइन ले लीजिए। अब सीधी बात है, जो ये लाइन का स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनने वाला है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री से छोटा, तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। अब मैंने यहाँ पे इस लाइन पे 2 पॉइंट ले लिए,
एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब ये जो पॉइंट है इसमें अगर मैं एक्स वाई एक्सिस में, जो आपकी एक्स वाई एक्सिस है, इसमें अगर कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ एक्स का पार्ट होगा, सॉरी वो जो पॉइंट दूंगा वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होगा। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होगा तो उसमें एक्स और वाई दोनों होंगे। अब यहाँ पे इसको x1 y1 बोल दीजिए और एक पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ, इसको बोल दीजिए x2 y2। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई हमने रॉकेट साइंस यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज़ समझ गए तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब इसका मतलब ये है कि ये अगर मैं पॉइंट बनाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं डैश लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y1 है। अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी हमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन देती है। ये हो गया आपका y2 और ये हो गया आपका x2। हमको चाहिए, हम इंटरेस्टेड हैं इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन मिला दूँ, ठीक, और मुझे ये पार्ट चाहिए, जैसे ये पूरा ही पार्ट है, मतलब ये पार्ट आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतना पोर्शन y1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो y2 है। तो मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। अब मैं नामकरण तो नहीं कर रहा हूँ, नामकरण करूँगा टाइम वेस्ट होगा, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, तो ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ऐसा क्यों हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक आपका x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, x1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका जो एंगल बन रहा है थीटा है, ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर मैं किसी, अब मैं इस वाले पोर्शन को उठा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल बन रहा है थीटा, मैंने इस वाले फिगर को यहाँ पे उठा के रख दिया, ठीक है, ध्यान देना, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये वाला पोर्शन है y2 माइनस y1 और ये है आपका x2 माइनस x1। तो अगर आप इसमें टेन थीटा निकालते हो तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 के अपॉन x2 माइनस x1 की, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो थीटा के सामने दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर होता है और थीटा जिस पे एंगल बना हुआ है वो आपका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। आपका जो थीटा एंगल बना है वो x2 माइनस x1 पे बना है, यानी इस बेस पे बना है, ये है परपेंडिकुलर, राइट। तो बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। अब टेन थीटा आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो टेन थीटा है ये y2 माइनस y1 है, इसको मैं डेल्टा y बोल दूँ, और अगर x2 माइनस x1 है इसको अगर मैं डेल्टा x बोल दूँ, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब अगर ये डेल्टा y, अगर दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, तो आपको पता होगा कि इसको डेल y, मतलब इस चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान देना, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx, ठीक है। आपको रिलेट करना आना चाहिए, तो डेल्टा y को आप dy लिख सकते हो, डेल्टा x को आप dx लिख सकते हो। तो आपका, आप जानते हो ये टेन थीटा है क्या, ये m है यानी स्लोप है, तो m आपका dy ओवर dx के इक्वल भी होता है। आपको क्या याद रखना है कि जो डिफरेंशिएशन आप देख रहे हो m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आपका टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को मैंने कहा कि दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, माइन्यूट सा होता है, तो उसको हम डेल वाई डेल एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई कर्व की इक्वेशन है, कोई कर्व की इक्वेशन है, तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर वो कर्व में x का फंक्शन है, अगर मैं उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये आपका, अब हाँ, ये आपका डी बाई डी एक्स निकला। और पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूँ, जैसे कोई कर्व है और इसको मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहा हूँ x नॉट y नॉट पे, ठीक है, मैंने इस कर्व पे एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उसका मैंने डी बाई डी एक्स निकाला और उसमें मैं x नॉट y नॉट की अगर वैल्यू पुट कर दूँ, तो आपका यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आ जाती है और उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये बात आपके काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि डी बाई डी एक्स, अगर आप किसी कर्व का डी बाई डी एक्स निकालते हो तो आप मतलब किसकी बात करने वाले हो, टेंजेंट की बात करने वाले हो, मतलब स्लोप की बात करने वाले हो। दिमाग में इतना सा रख लो अभी, ठीक है। तो m आपका डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ये एक ही चीज़ है। और एफ डैश एक्स अगर मैं बोलूँ, अगर मैं वाई डैश बोलूँ, अगर मैं y1 बोलूँ, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स की, ठीक है। और ये चीज़ आपको यहाँ पे रिलेट करके समझनी है। अगर ये आप समझ गए तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं,
मैंने यहाँ पे बात की कि अगर आपका थीटा एंगल 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो तो आपका स्लोप पॉजिटिव आता है, और अगर थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो आपका स्लोप नेगेटिव होता है। अब मान लीजिए आपका जो लाइन है वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, अब यहाँ पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में आपका टेन थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि आपका एंगल ही नहीं बन रहा है, तो टेन 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर लाइन आपकी ऐसे आ रही है, अगर मान लो मैं कर्व की बात करूँ, कोई कर्व है, अगर आपने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट जो है आपका वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखो ध्यान दो, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं आपका ओरिजिन है कि यहाँ पे जो टेंजेंट है यानी m इज इक्वल्स टू जो टेन थीटा है वो 0 डिग्री है, क्योंकि स्लोप कैसा है इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा एक दूसरी बात और कर लेते हैं, लगे हाथों। अब ये आपका जो ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री, तो उस केस में स्लोप कितना होगा, तो m हो जाएगा आपका tan 90, और tan 90 क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है, तो मतलब आपका 90 डिग्री, जब आपका लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उस केस में आपका स्लोप नॉट डिफाइन होगा। स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी, तो आई होप गाइज आप ये चीज़ को बहुत ढंग से समझ गए होंगे, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो कि आपका टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप निकालने में भी काम आएगा, और रोले एंड मीन वैल्यू थ्योरम को भी समझने के बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है। अब छोटी सी बात क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके की बात। आप ये लाइन देख रहे हो, एक लाइन आपका L1 है और एक लाइन L2 है, ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब इनको आप कितना भी आगे तक खींचो या कितना भी पीछे खींच के लेके आओ, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। तो जब पैरेलल लाइंस की बात की जाती है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही आपका दूसरी वाली लाइन भी बनाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो उस केस में स्लोप आपका सेम रहता है, यानी ये लाइन m1 का स्लोप और ये लाइन m2 का स्लोप, और लाइन इफ L1 पैरेलल टू L2 देन आपका m1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और इक्वल क्यों हो रहा है क्योंकि आपका एंगल सेम है, ठीक है। अब थीटा आपका सेम है तो आपका स्लोप भी सेम होगा। बस इतना आपने समझ लिया तो मतलब समझ लो कि आपने जो कॉन्सेप्ट है मतलब आपने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। बस अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे रोले थ्योरम की, ठीक है गाइस। अब रोले थ्योरम की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब रोले थ्योरम आपको क्लियर हो जाएगी, उसके बाद बात करेंगे मेन वैल्यू थ्योरम की। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब रोले थ्योरम को यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको 3 बातें समझनी है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये रोले थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें होता क्या है, रोले थ्योरम कहती क्या है कि अगर आपका कोई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ग्राफ देखो तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन जा रही है वो कॉन्टीन्यूस लाइन है, कहीं पे ब्रेक नहीं है। तो ए एक्स में ए और ये बी गया, ठीक है। तो आपका ए से बी तक का ये जो लाइन है ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब बात देखिए, देखो अब जहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी होगा, बट यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट देख रहे हो ये एंड पॉइंट है, ये और ये क्या है, एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट पे आप एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, मतलब एंड पॉइंट पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होता, और जहाँ पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होता तो उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसने बिल्कुल सही बात की है कि आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b में, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल में क्या होता है, a और b इंक्लूडेड होते हैं, और ओपन इंटरवल में a और b इंक्लूडेड नहीं है। तो सीधी सी बात है, a और b पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा, तो बात सही है। आपका ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है a, b में क्लोज इंटरवल में, और a, b ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। आप सारे फंक्शन देख सकते हैं जो कर्व जा रहे हैं, ठीक है। अब बात ही आती है, आप कह रहे होंगे कि आपने इसमें एक लाइन ड्रॉ की है, मतलब ये मैंने इसमें हर एक में टेंजेंट ड्रॉ किया है, यहाँ एक टेंजेंट, यहाँ 2 टेंजेंट और यहाँ आपका एक टेंजेंट है। अब तीसरा पॉइंट है क्या कि आपका अगर एफ ए बराबर एफ बी आ जाए, अगर आपका एफ ए बराबर एफ बी आ जाए तो 3 कंडीशन क्या होगी, पहले आपका a, b क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूस हो, a, b ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी आ जाए। तो रोले थ्योरम क्या बोलती है कि देन देयर इज नंबर सी, आपका देयर इज एटलीस्ट, डाल दो यार वर्ड यार,
एटलीस्ट एक वर्ड डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर आप एटलीस्ट डालो भी ना तब भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट सी होगा। कहाँ पे होगा सी? ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी होगा जहाँ पे आपका टेंजेंट, मतलब कर्व पे कहीं भी आप पॉइंट पे, मतलब ए से बी तक जहाँ तक आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, इसके कर्व मतलब इस कर्व में कहीं पे बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आ रहा होगा जिस पॉइंट पे जो आपका टेंजेंट होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब टेंजेंट जीरो का होने का मतलब क्या है कि टेंजेंट मतलब जो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट निकलेगा कर्व पे, जैसे कर्व के मैंने इस पॉइंट पे क्या निकाला, टेंजेंट निकालना है, और ये पॉइंट मान लीजिए सी है, ए और बी के बीच में कहीं भी आ सकता है सी पॉइंट। तो इस सी पॉइंट पे जब आप यहाँ पे इस सी पॉइंट में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब आपका स्लोप क्या आ गया, जीरो आ गया। और जहाँ पे स्लोप जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है, अब स्लोप जीरो का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गया। अब स्लोप जीरो है इसका मतलब क्या है, आपका एफ डैश एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, डी बाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, या आपका वाई डैश कितना हो गया, जीरो हो गया, फिर वाई वन कितना हो गया, जीरो हो गया। बात एक ही है, इन सबका मतलब क्या एक है। अब इन सबका जब मतलब एक है तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपका डी बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है। अब जो आपका डी बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, वो पॉइंट है क्या, सी। मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन निकाला है इसका, जो आपने डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, जो आपका ये फंक्शन होगा यहाँ पे वो एक्स का फंक्शन होगा, और जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो आपका किसी एक पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। बट वो एक्स का कोई पॉइंट होगा ना, एक्स आपका कहाँ से, ये एक्स जो है आपका वो ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में कोई सा भी हो सकता है, मतलब ये एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल। अब वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताना है कि जहाँ पे जीरो हो रहा है तो वो सी पॉइंट है, जहाँ पे आपका फंक्शन जीरो है, जहाँ पे आपका स्लोप जीरो हो रहा है, तो पर्टिकुलर पॉइंट सी है। तो सी आपका किसको बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल को। तो सी पॉइंट कहाँ आ रहा है, इस सी पॉइंट पे आपका टेंजेंट जीरो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे ए कॉमा बी के बीच में एक C1 या दो पॉइंट आ गए, एक C1 आ गया, एक C2 आ गया। अब थोड़ा सा तीसरी बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि आपका ए और बी बराबर हो, तो देखो ये आप जब आप जैसे आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये मैंने रैंडम फंक्शन लिया है, रैंडम फंक्शन लिया है, ज़रूरी नहीं है कि इसको सेटिस्फाई करे, एक रैंडम फंक्शन लिया है। तो जब आप इसमें जैसे आप ए रखोगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस टू आएगा, और इस फंक्शन में अगर आप बी रखोगे तो बी स्क्वायर प्लस टू आएगा, राइट। अब मान लो ये और ये बराबर हो गए, एफ ए बराबर एफ का एफ बी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कोई वैल्यू निकाली, एक पॉइंट ये निकला, आपने ये रखा तो आपको एफ ए मिला। जैसे इस पॉइंट की मैं कोऑर्डिनेट लिखूं, आपने ये रखा तो आपको एफ ए मिला। आपने यहाँ पे बी वाला पॉइंट रखा, इसको यहाँ ले आइए, बी पॉइंट को थोड़ा यहाँ ले जाइए, ठीक है। ये कर्व मैंने आपको बोला ना कि एफ ए बराबर एफ बी हो, तो यहाँ पे आपने बी पॉइंट रखा तो आपको एफ बी मिला। तो गौर से देखिए, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 2 है तो एफ ए यानी एफ ए भी 2 के इक्वल होगा, और एफ बी भी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन सीधी जा रही है। तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी हो रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन भूलना मत, एफ ए बराबर एफ बी। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूँ, ये आपका क्या है, इसको थोड़ा नीचे ले जाइए, ठीक है। यानी जो ये वैल्यू है ये इस लाइन के सीध में मिलना चाहिए, राइट। बी पॉइंट को यहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो आपका ये एफ ए बराबर एफ बी है, समझ के मेरी बात को, एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है, ये कंडीशन जरूर चेक कर लेना। तो अगर आपका फंक्शन ए कॉमा बी में, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है, ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और एफ ए बराबर एफ बी है, तो उस केस में आपका उस कर्व के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आ रहा होगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो हो रही होगी, या स्लोप की वैल्यू जीरो हो रही होगी, या फिर मैं बोलूँ कि आपका उसमें उस कर्व के बीच में एक पॉइंट, उस कर्व के बीच में किसी पॉइंट पर आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा होगा। तो आप यही समझ जाइए कि रोले थ्योरम ने यहाँ पे क्या कहा था। अब देखो, थोड़ा कंक्लूजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ दी। यहाँ भी देख लो आप, एफ ए बराबर जैसे ये एफ ए बराबर एफ बी है, तो रोले थ्योरम ने कहा क्या था, फंक्शन आपका ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में क्या हो, कंटिन्यूस हो। अगर फंक्शन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और एफ ए बराबर एफ बी है, तो रोले थ्योरम ने कहा था अगर ये तीन कंडीशंस निकल के आती हैं तो उस कर्व के बीच में कहीं भी एक पॉइंट ऐसा होगा सी, जिस उस पॉइंट पर, जो पॉइंट सी होगा इन कर्व के बीच में कहीं भी, तो उस सी पॉइंट पे आपका उस सी पॉइंट पे
जो टेंजेंट निकलेगा उस कर्व में वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या फिर कह सकते हो आप कि उस पॉइंट पे टेंजेंट 0 होगा। तो ये कंक्लूजन निकाला था रोले ने, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं हर जगह ये बात सही निकल के आ रही है। आप ए और बी देखो, एफ ए बराबर एफ बी है, तो उसके बीच में 2 पॉइंट दिख गए आपको, जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा रोले ने हमको बताया था कि अगर आपका एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए और ए कॉमा बी ओपन इंटरवल फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तो उस कर्व के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होता है जहाँ पे आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये कंक्लूजन दिया था रोले ने। तो आई होप गाइस मैंने इतनी बार इसको रिपीट कर दिया है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आप इसके क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम की, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से और समझ लेंगे और ये चीज़ अब आपके समझ में बहुत जल्दी भी आ जाएगी क्योंकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ। ओके गाइस, तो बात कर लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, यानी रोले थ्योरम ने जो कहा था वो बात इसने भी कही है कि ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। ये बात रोले थ्योरम ने भी की थी, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे क्लियर है। मीन वैल्यू थ्योरम में भी ये 2 बातें होनी चाहिए। तीसरी बात, एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। रोले ने क्या कहा था, एफ ए बराबर एफ बी हो, बट यहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी नहीं होना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं, ये आपका एफ ए है, ये आपका एफ ए और ये आपका एफ बी है। तो एफ ए अगर आप चेक करोगे, एफ ए कोई वैल्यू ये अलग होगी, मान लो ये 1 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये वैल्यू आप इधर ले जाके चेक करोगे तो ये मान लो वैल्यू 4 हो, कुछ भी हो सकती है। मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, अलग अलग वैल्यू है। सेम यहाँ भी देख लो, ये आपका एफ ए क्या पता 1 पे हो, ये आपका हो सकता है ये 4 पे कहीं हो, ठीक है। तो आपका एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, सीधी बात है, एफ ए बराबर एफ बी ना हो। और तीसरी कंडीशन उसने नहीं, उसके बाद उसने कंक्लूजन दिया था। उसके बाद कंक्लूजन उसने ये दिया था कि अगर ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो फंक्शन, ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और एफ ए बराबर एफ बी नहीं हो, मतलब एफ ए एफ बी के बराबर ना हो, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि उन एंड पॉइंट्स पे जो आप स्लोप निकालेंगे, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम ये बताती है कि उन एंड पॉइंट पे यानी ए और बी पे अगर आप लाइन ड्रॉ कर दो तो उसमें एक स्लोप निकलेगा, ठीक है। मतलब एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही लाइन होगी, तो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप उस कर्व के बीच में, उस कर्व के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर टेंजेंट उस ए और बी पे जो स्लोप बन रहा है उसके पैरेलल होगा। यानी जो आपका ये स्लोप बना ए और बी पे, तो इस कर्व के बीच में एक पॉइंट ये निकल के आया, वो पॉइंट कहाँ पे, ए और बी के बीच में। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इस ए बी लाइन पे, जो ए बी पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ की गई है वो टेंजेंट इस ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल है। इस ए बी पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ हुई है वो उसके पैरेलल है, यानी टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल, ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल, ये टेंजेंट और ये लाइन, ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल। समझ रहे हो आप। मैं तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ए और बी में जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल एक पॉइंट है और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिजल्ट निकाला किसने, मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपका रिजल्ट बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि एफ ए बराबर एफ बी के नहीं होगा इक्वल, तो उस बीच में कर्व में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे आप टेंजेंट निकालेंगे और वो टेंजेंट इस ए और बी यानी जो एंड पॉइंट्स हैं उनको मिला करके जो लाइन बननी है उसके इक्वल हो। यानी टेंजेंट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इसका जो स्लोप है, यानी जो m1 और ये m2, राइट, ये बराबर होने चाहिए। मतलब m1 बराबर m2 हो। अब गौर से देखो, ये और ये लाइन जो आपको लाइन दिख रही है, ये टेंजेंट और ये लाइन दिख रही है, ये स्लोप बराबर है। और अगर मैं इसका स्लोप, इसका m1, इसका m2 और इसका m3 बोलूँ तो m1 बराबर m2 बराबर m3 है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है और उसमें जो लाइन होनी चाहिए रोले थ्योरम में वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि आपका टेंजेंट 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये काम का है, एक्चुअली ये वही फॉर्मूला है जो मैं आपको बेसिक स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। जैसे एफ डैश एक्स यानी डी वाई ओवर डी एक्स, ये y2 माइनस y1 आपने लिखा था और नीचे x2 माइनस x1। अब जो मैं कहता हूँ ना, x आपका बिलोंग करना चाहिए a कॉमा बी क्लोज इंटरवल, तो x कहाँ से कहाँ तक है, x की रेंज a से b तक है, मतलब इस a से b के बीच में x कोई भी हो सकता है।
तो ये x आपका मतलब पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपका जो x है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपका पैरेलल हो रहा है, तो ये सी भी किसको बिलोंग करेगा, a बी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे दिमाग में रखो, यहाँ पे सी पॉइंट लिख लो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो बराबर होगा स्लोप। तो ध्यान रखना ये जो आपका y2 है, y2 की जगह f भी लिख दिया है और y1 की जगह f लिख दिया है, x2 की जगह b और x1 की जगह a लिख दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, और ये आपने फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ा है, ये आपने जब क्लास 11th में जो डिफरेंशिएशन सीखा है तो वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि एफ बी माइनस एफ ए आपने कुछ ऐसे पढ़ा होगा, एफ डस एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एच माइनस एक्स। तो ये एक्स एक्स कट जाता था, तो आपने पढ़ा था ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये सारी चीज़ें एक ही है, मैं आपको रिलेट कराते हुए चल रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपको नई ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, और रोले थ्योरम में आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था, कैसा कॉन्सेप्ट था कि आपका जो लाइन है मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और वो पर्टिकुलर पॉइंट ए कॉमा बी के बीच में ही कहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको रोले थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे ढंग से समझ में आ चुकी होगी। अब जब इसका एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आप कर लेते हैं इनके ऊपर बेस एक क्वेश्चन, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका बेस्ड है रोले थ्योरम पर। अच्छा एक चीज़ और, मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि अलग अलग नहीं है। लैग्रांजे थ्योरम बोले या लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम बोले या फिर मीन वैल्यू थ्योरम बोले, बात एक ही है, ठीक। अब देखो, वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर a इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल्स टू 2। तो यानी अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी a कॉमा बी क्लोज इंटरवल, याद है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या बनेगा, -2 से 2। और आपका यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि देख के ही पॉलिनोमियल फंक्शन लग रहा है वो, साफ साफ आप देख सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ से खाली एक्सप्लेनेशन बताना ज़रूरी था ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें। तो देखो, अगर मैं इसको y को ऐसा लिख दूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आएगा सर ये तो y है, वहाँ तो एफ एक्स लिखा था, तो ये कैसे बात बनेगी। तो यहाँ पे y को आप एफ एक्स ही बोलते हो, तो एक बार आप क्या कर लो, -2 पे निकाल दो इसकी वैल्यू, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 4 + 2 6, और प्लस 2 पे वैल्यू निकालेंगे तब भी ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6 ही निकल जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन आपका जब पॉलिनोमियल फंक्शन है और -2 से 2 में आपका क्या है, -2 से 2 के क्लोज इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो आपका -2 से 2 के ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, और आपका यह f-2 बराबर f2, दोनों बराबर आ रहे हैं, f-2 की वैल्यू भी 6 और f2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 6 आएगी। चलो चेक करके मैं दिखा भी देता हूँ। 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 + 2 यानी कि कितना आ गया, 6 आ गया। तो f-2 बराबर f2 के इक्वल हो गया। तो देखो अब क्या होगा, अब ये ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसने कहा था जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो उसके बीच में कोई एक सी पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, f' जब मैं निकालूंगा, इसका f' निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 0। अब मैंने डिफरेंशिएशन निकाला है इसका, वो 2x + 0 यानी कि f' कितना आ गया, 2x आ गया। बट हमें पता है कि इसके बीच में एक सी पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यानी कि f' एक पॉइंट c होगा उसके बीच में जहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f' को c से रिप्लेस कर दिया बराबर 2x। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करूंगा कि f' 0 के इक्वल और f' 2x के इक्वल। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे c कर लो ना, इसको मैंने x को c से रिप्लेस कर दिया, तो 2c बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 यानी कि 0। अब गाइस चेक कीजिए, 0 c पॉइंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अभी 0.0 बिलोंग कर रहा है -2 से 2 के इंटरवल में, सीधी सी बात है कि -2 के 2 के बीच में कहीं 0 आ रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि c आपका बिलोंग कर रहा है -2 से 2 के इंटरवल में। तो यही चीज़ आपको शो करनी थी कि रोले ने कहा था, रोले थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका एक f a बराबर f b है और a, b क्लोज इंटरवल में फंक्शन
कॉन्टीन्यूस है और a कॉमा बी ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपका एक पॉइंट C A और B में ऐसा निकल के आएगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू x एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी, यानी टेंजेंट किसके इक्वल हो रहा होगा, 0 के इक्वल हो रहा होगा। तो इसको हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया। तो गाइज बात करते हैं अब मीन वैल्यू थ्योरम की या फिर लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन द इंटरवल a कॉमा बी वेयर a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि 1 से 2 आपको क्या मिल गया, क्लोज इंटरवल मिल गया, तो इसमें फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है, राइट। और ये 1 से 2 आपका ओपन इंटरवल हो गया, तो इसमें फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। अब आपको चेक ये करना है, ये हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो आपका f1 कितना आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ क्योंकि आपका a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 है, तो f1 निकल के आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 1 माइनस 4 प्लस 3, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0। अच्छा ठीक है, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0, ठीक हो गया। अब चेक कीजिए आप f2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 माइनस 8 प्लस 3, तो 4 3 7, 7 माइनस 8 यानी माइनस का 1, 4 3 7 माइनस 8 यानी माइनस का 1, यानी f1 बराबर f2 नहीं आ रहा है। तो होना भी ये चाहिए कि फंक्शन 1,2 में कॉन्टीन्यूस निकले और 1,2 ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल निकले और f1 बराबर f2 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँ यानी f डैश x, तो ये कितना आएगा 2x माइनस 4 और 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके बीच में आपको देखो, अब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि इनके बीच में एक पॉइंट, इस कर्व के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे टेंजेंट एंड पॉइंट्स यानी a और b पे बनी लाइन के स्लोप के बराबर होगा, यानी टेंजेंट जो निकलेगा वो a और b एंड पॉइंट्स जो हैं उन पे जो लाइन बन रही है उसके स्लोप के इक्वल होगा। पैरेलल है मतलब स्लोप इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा f डैश c, ये कितना आने वाला है, ये आपका आने वाला है f2 माइनस यानी fb, पता है फॉर्मूला ये वाला, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो यहाँ पे fb कितना निकला है, fb मतलब f2 की बात चल रही है, तो f2 कितना आया -1 और f1 कितना आया 0 अपॉन b कितना है 2 और ये 1 a कितना है 1, तो ये कितना आ गया -1 अपॉन 1। तो यानी f डैश c कितना निकल के आ गया -1 निकल के आ गया। आपको c पॉइंट निकालना है और दिखाना है कि वो c पॉइंट a कॉमा b के बीच में ही आ रहा है। तो यानी कि f डैश c इसको अब रिप्लेस करेंगे यहाँ पे x को c से, तो ये हो जाएगा आपका 2c माइनस 4। तो यानी ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कीजिए, f डैश c की वैल्यू -1 और f डैश c की वैल्यू 2c माइनस 4। तो यहाँ से 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, 2c इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस 4 यानी 2c इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 मतलब 3/2, बात एक ही है। तो ये 3/2 आपका बिलोंग कर रहा है किसको, 1 से 2 के मतलब 1 और 2 का जो क्लोज इंटरवल है उसी को बिलोंग कर रहा है। और ये आपका क्या है 1.5 है, 1.5 यानी 1.5 आपका 1 से 2 के बीच में ही आएगा। आपको यही तो शो करना था, C बिलोंग्स टू A कॉमा B, आपको यही बिलोंग करवाना था, आपने बिलोंग करवा दिया। तो आई होप गाइज आपको मीन वैल्यू थ्योरम भी यहाँ पे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो गाइज इस तरह से आप तैयारी करते चलें, जो जो आपके डाउट्स रहते हैं तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो वहाँ पे अपने आप डाउट्स वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट इस तरह से मेहनत करते रहें। अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है और उसमें अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चन करके अगर आपको लग रहा है कि ये रटने जैसा हो रहा है, तो प्लीज़ गाइज ऐसे तैयारी ना करें, क्योंकि वो आपका कन्फ्यूज़न बना रहेगा, चीज़ें ढंग से क्लियर नहीं होंगी और पेपर में हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन देखा कहीं पे डिट्टो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, हमेशा पेपर को टिल्ड करके दिया जाता है ताकि आप थोड़ा सा फंसें। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो आई होप गाइज आप तैयारी बहुत सीरियसली कर रहे होंगे, तो इसी तरह अपनी तैयारी करते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.